ये कौन सी रणनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि आप पड़ोसी राज्य छोड़ रहे हैं जबकि वहाँ भी आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, और असम जा रहे हैं जो झारखंड से बहुत दूर भी है, बगल वाले राज्य छोड़कर दूर वाले राज्य में जाना? स्वाभाविक तौर पर आप ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत सारी बात आप कह नहीं सकते, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरीके से समान धर्मी पार्टी है। सेकुलर मिजाज उनका भी, सेकुलर मिजाज आपका भी, तब कोई प्रभाव संगठन तो सर असम में भी नहीं है और बहुत जल्दबाजी में वहाँ सब कुछ हो रहा है। वहाँ एमटी राजा जा रहे हैं या चमरा लिंडा जा रहे हैं या भूषण बाड़ा जा रहे हैं, लेकिन इतने कम वक्त में चुनाव से एन मौके पहले वहाँ संगठन खड़ा करना, फिर वहाँ भी चुनाव लड़ना, तो ये असम में संगठन नहीं है, लेकिन असम में मुद्दा है इनके पास। बंगाल में इनके पास मुद्दा नहीं है। सरना धर्म कोड की मांग जब झारखंड में शुरू होती है तो बंगाल से भी उसकी धनक सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कुर्मी आंदोलन का जब जिक्र आता है तो पश्चिम बंगाल में भी जो है रेल टेका डहर छेका होता है। तो मुद्दे तो बहुत मिलते जुलते रहे हैं। अगर मिलते हैं तो आप ममता बनर्जी का स्टैंड तो देखिए, उस पर वही स्टैंड है ना जो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमने सरना धर्म कोड इन्होंने पारित कराया, कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कराया, केंद्र को भेज दिया, बंगाल ने भी पारित कराया। रैली की जो भीड़ है और जो रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जेएमएम के लिए वाकई जो जरखेज ज़मीन है, मुफीद है, वो बंगाल की तुलना में असम, आज की तारीख में असम में है। क्या सिर्फ कल्पना सोरेन के भरोसे ये मामला होगा या सिर्फ मुद्दा ही इकलौती ऐसी चिंगारी होगी जिसके तहत आग भड़क सकती है और संगठन जो है इनका खड़ा हो जाएगा या 2-4-5 सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं? क्या होगा? देखिए, हेमंत सोरेन के लिए वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हासिल करने के लिए है, और कुछ नहीं भी होगा तो जो आप कह रहे हैं कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हेमंत का जो उभार आदिवासी लीडर के तौर पर होना है, उसमें 10-20 अंक जुड़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। और ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को तैयार किया कि आप वहाँ चुनाव लड़िए, कांग्रेस कमज़ोर हो और हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ बाकी अपने सहयोगी दलों के साथ। इसमें कितनी सच्चाई आप देख पाते हैं? क्या ये बात सच है? इसमें कुछ यथार्थ है या फिर पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की सियासत में असम का जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन इस जिक्र झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची असम को लेकर जारी तो कर दी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हलचल पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं दिखा, जबकि स्थिति ऐसी है कि पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी आरक्षित सीट यानी कि एसटी रिजर्व सीटों की संख्या 16 है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरा कर आ चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर बहुत तफसील से, विस्तार से इस पर विवेचना होनी चाहिए, इस बात पर मंथन होना चाहिए कि जिस पश्चिम बंगाल के 3 जिलों को लेकर वृहद झारखंड की बात कही जा रही थी, जिस पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के साथ झारखंड के आदिवासियों का रोटी बेटी का संबंध है, जिस पश्चिम बंगाल में लगभग 53 लाख आदिवासी हैं और जिस पश्चिम बंगाल में आदिवासियों में सबसे ज़्यादा आदिवासी संताली समाज के लोग हैं, वहाँ आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं झारखंड के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी। मुझे लगता है कि सर इस विषय पर आपसे गहन बातचीत के अलावा और मुझे लगता है कि कहीं बातचीत हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने कहा कि भाई आप लगातार झारखंड की सियासत को बहुत करीब से देखते रहे हैं, वर्षों से झारखंड को बनते देखा है, इस पर बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। ये कौन सी रणनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि आप पड़ोसी राज्य छोड़ रहे हैं जबकि वहाँ भी आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, और असम जा रहे हैं जो झारखंड से बहुत दूर भी है, बगल वाले राज्य छोड़कर दूर वाले राज्य में जाना? नहीं, देखिए ये बात है, स्वाभाविक तौर पर अगर जेएमएम झारखंड की सरहद से बाहर निकलता है तो उसके लिए किन स्टेट्स में संभावनाएं हैं जी। अभी बिहार का चुनाव हुआ, वहाँ भी चर्चा थी, बिहार में दावेदारी थी, ये दावेदारी कर रहे थे कि हम 12 सीटों पे कम से कम लड़ेंगे, ज़्यादा सीटों पे दावेदारी कर रहे थे। बिहार में हिस्सेदारी मिली नहीं इनको महागठबंधन में, फिर इन्होंने वहाँ पाँव खींचे। हालांकि ऐसा है कि अगर जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ता, आज की तारीख में हेमंत सोरेन की जो सियासी पहचान है या जो सियासी हैसियत है, तो बिहार में मैं ये नहीं कहता कि हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई सीटों के समीकरण ये प्रभावित कर सकते थे। बिहार में भी 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, कम से कम वहाँ अपने उम्मीदवार उतार सकते थे। अब स्वाभाविक तौर पे कौन कौन से राज्य हैं, तो आपने ठीक
बात कही कि जिन राज्यों के जिलों को लेकर बृहद झारखंड की मांग होती थी पहले, तो कौन से राज्य थे? तो उसमें उड़ीसा था, उसमें छत्तीसगढ़ था और उसमें पश्चिम बंगाल था। इन राज्यों के कुछ जिलों को जो है वो शामिल करने की बात थी कि बृहद झारखंड जो बनेगा तो ये उनके भी कुछ जिले जो सीमाई इलाके हैं उनसे उन जिलों को हम लोग जोड़ेंगे जी। और उसमें भी सांस्कृतिक तौर पर झारखंड का जुड़ाव सबसे ज़्यादा उड़ीसा से ज़्यादा, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा, बंगाल के साथ है। आप झारखंड कहाँ शुरू हो जाता है, बंगाल, झारखंड कहाँ ख़त्म होता है और बंगाल कहाँ शुरू हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। भाषाई तौर पर भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बांग्ला भाषी झारखंड में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। उड़िया या दूसरे राज्यों के लोग जो हैं वो उसकी तुलना में कम रहते हैं, या असम के तो बिल्कुल ही नहीं रहते, असमिया बोलने वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो स्वाभाविक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ज़्यादा मुफीद या ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन जो है सियासी तौर पे बंगाल हो सकता था, लेकिन अब बंगाल में कोई सुगबुगाहट दिख नहीं रही है। आखिरी समय में क्या हो, हालांकि अभी कोई रणनीति का ऐलान नहीं हुआ है, जेएमएम ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर लड़ना होता तो हलचल शुरू हो जाती है ना। तो भाई ये सवाल स्वाभाविक है और बहुत नेचुरल सवाल है आपका कि हम बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं, जहाँ स्वाभाविक तौर पर आपके लिए ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं सियासी तौर पे। और 16 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं और इसके अलावा संथाली हैं वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा आबादी। हाँ, और झारखंड और बंगाल वही कहा ना मैंने कि भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखेंगे कई जिले सटते हैं, एक दो नहीं। आप इधर से चले जाएं, उधर पाकुड़ सटता है, इधर रांची की सीमा सटती है, जमशेदपुर है, पुरुलिया है, धनबाद है, मैंने कई जिले सटते हैं बंगाल से। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, रांची ही में आप थोड़ी दूर चले जाएं, 40 सिल्ली के आगे चले जाएं तो आपको पता ही नहीं चला कि कब बंगाल पहुंच गए आप जी। लेकिन जब आप नहीं लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी से इनके संबंध अच्छे हैं, एक तो ये। दूसरी बात कि जेएमएम झारखंड की सियासत में जिस तरीके से उनका फोकस रहा, तो उनको लगता है देखिए अब मुद्दे भी होने चाहिए। आप चुनाव जब लड़ते हैं तो आप जेएमएम का स्वाभाविक तौर पर किसके खिलाफ बात करते हैं? आप सियासत होती है यहाँ आपको किसी के खिलाफ बात करनी पड़ती है ना। बात केवल अपने मुद्दों की बात करके आप वोट नहीं हासिल करते, आपको किसी के खिलाफ जो है वो जाना पड़ता है। तो आप किसके खिलाफ जाएंगे? स्वाभाविक तौर पर आप ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत सारी बात आप कह नहीं सकते, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरीके से समान धर्मी पार्टी है। सेकुलर मिजाज उनका भी, सेकुलर मिजाज आपका भी, आदिवासी और मुसलमानों का समीकरण आपका भी झारखंड में रहता है, बंगाल में भी रहता है। तो आप किस आधार पे उनके साथ जो है राइवलरी करेंगे? अगर अपने एक हिस्सा बनाने की चाहत हो तो हो सकती है बात कि भाई ठीक है, आपका भी वही वोट बैंक है और हमारा भी वही वोट बैंक है। स्वाभाविक तौर पे जेएमएम का वोट बैंक क्या होगा, या जेएमएम किसको आकर्षित करेगी? सबसे पहले जाएगी तो आदिवासियों को आकर्षित करेगी। जेएमएम जो है वो मुसलमानों को, यही दो है। महतो समुदाय में थोड़ा सा सेंध लगाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये तो ममता बनर्जी के भी वोट बैंक है, ममता बनर्जी का भी वही है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर ये वहाँ चले भी जाएं अभी, खास तौर पे तब अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की हो, तो ये स्थिति कब होगी कि जब आप वोट या कुछ प्रभाव कब छोड़ पाएंगे? जब आप वहाँ पे अपना संगठन खड़ा करेंगे, आपके लोग खड़े होंगे, जिलों में संगठन हो, इलाकों में संगठन हो, तब आप चुनाव लड़ते हैं, तब कोई प्रभाव। संगठन तो सर असम में भी नहीं है और बहुत जल्दबाजी में वहाँ सब कुछ हो रहा है। वहाँ एमटी राजा जा रहे हैं या चमरा लिंडा जा रहे हैं या भूषण बाड़ा जा रहे हैं, लेकिन इतने कम वक्त में चुनाव से एन मौके पहले वहाँ संगठन खड़ा करना, फिर वहाँ भी चुनाव लड़ना, तो ये असम में संगठन नहीं है, लेकिन असम में मुद्दा है इनके पास। बंगाल में इनके पास मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि कहने को कोई बात होनी चाहिए ना। बंगाल में आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, आप क्या बात कहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ बीजेपी के खिलाफ बात करेगी। स्वाभाविक तौर पर असम में भी जाते हैं तो किसके खिलाफ बात करते हैं? ये बीजेपी के तौर पे बात करते हैं। तो असम में बीजेपी रूल्ड स्टेट है, तो वहाँ इनके पास बोलने के लिए भरपूर मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं जिस पे आप कह सकते हैं। और बीजेपी विरोध की जो ध्रुव है उसको एक तरीके से आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, जितना आकर्षित कर पाए। लेकिन बंगाल में क्या करेंगे? बंगाल में तो ममता बनर्जी है। लेकिन चुनावी जानकार कहते हैं कि भाई बंगाल में अगर 53-54 लाख आबादी है
आदिवासियों की। सरना धर्म कोड की मांग जब झारखंड में शुरू होती है तो बंगाल से भी उसकी धनक सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कुर्मी आंदोलन का जब जिक्र आता है तो धनबाद तो पश्चिम बंगाल में भी जो है रेल टेका डहर छेका होता है। तो मुद्दे तो बहुत मिलते जुलते रहे हैं। अगर मिलते हैं तो आप ममता बनर्जी का स्टैंड तो देखिए, उस पर वही स्टैंड है ना जो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमने सरना धर्म कोड इन्होंने पारित कराया, कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कराया, केंद्र को भेज दिया। बंगाल ने भी पारित कराया। आपको पता हो या नहीं हो, बंगाल में भी ममता बनर्जी इस पर सहमत है कि आदिवासियों के लिए धर्म कोड होना चाहिए, और बंगाल विधानसभा ने भी पारित किया इसको। कुर्मी आंदोलन पे भी उनका वही रुख है, थोड़ा बचाओ, थोड़ा मिड लाइन पे खड़े होते हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी हैं। तो आपके पास भी वही हथियार हैं जो ममता बनर्जी के पास हैं। और ममता बनर्जी वहां रोज की राजनीति कर रही है, उनका संगठन कर रहा है, उनके संगठन के लोग हैं, वो अपने फैसलों से, सरकार में है, फैसलों से प्रभावित करती है, और बहुत मेजोरिटी के साथ। तो आप जेएमएम के लिए वहाँ इस तरीके से, जब इनके पास मुद्दे भी नहीं है और इनके पास संगठन भी नहीं है, अब असम क्यों जा रहे हैं, यही सवाल इसी में छुपा हुआ है। असम में इनके पास मुद्दे हैं, और बहुत सुखद बात जेएमएम के लिए ये है, या हेमंत सोरेन के लिए ये है, कि इन्होंने जिस मुद्दे की पहचान की कि असम में एक ऐसा सेंटिमेंट है चाय बागान में काम करने वाले झारखंड से गए मजदूरों का, या चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों का, एक ऐसा सेंटिमेंट है कि अगर हम उसको टच कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी को वहाँ प्रभाव छोड़ने में कामयाब होंगे। और मुद्दे की बहुत वाजिब पहचान की है जेएमएम के जो रणनीतिकार हैं, चमरा लिंडा, सुदीव्य कुमार, ये लोग जो है वो, चमरा लिंडा पहले गए, वहाँ पे बातचीत की, वहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल आया, उनसे मुलाकात हुई। आपको याद होगा कि एक आज से 3-4 महीने पहले देश भर से कई प्रदेशों से आदिवासी प्रतिनिधि आए हेमंत सोरेन से मिलने, और इस बात पे सहमति बनी कि आदिवासियों का नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर हेमंत सोरेन करें। उसमें ज़्यादातर लोग असम के थे, बंगाल से भी थे और दूसरी जगहों पे थे। तो असम के जो मुद्दे हैं, जो आदिवासी अस्मिता को छूने वाला मुद्दा है, वो जेएमएम को, जो भावना है, वो जेएमएम को सूट कर रहा है। और पहली बार वहाँ कोई, जब हेमंत सोरेन की पहली रैली हुई तिनसुकिया में, दूसरी रैली जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ जो भी है, तो इन दोनों जगहों पे रैली की जो भीड़ है और जो रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जेएमएम के लिए वाकई जो जरखेज ज़मीन है, मुफीद है, वो बंगाल की तुलना में असम, आज की तारीख में असम में है। इनके पास बोलने के लिए यही बात भी कर रहे हैं, केवल उसी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये समांतर, झारखंड में भी जिसके खिलाफ बोलते हैं तो इनका सुर भी नहीं बदलेगा, वहाँ भी जाके बीजेपी के खिलाफ बोलना है। बंगाल में आप जाके बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो ममता बनर्जी ऑलरेडी बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, वो तो सत्ता में है। तो ममता बनर्जी से ज़्यादा कोई विरोध कर रहा है बीजेपी का क्या? कोई नहीं कर रहा है। सर सवाल ये भी है कि जब आप अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासियों के नेता बनने की चाहत रखते हैं, और जब पार्टी के महाधिवेशन में इस बात का जिक्र आता है कि हेमंत सोरेन अब पार्टी के विस्तार या कल्पना सोरेन के सहारे या अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, नेताओं के जरिए पार्टी को विस्तृत करने की तैयारी होगी, उसकी विस्तारीकरण पर योजना बनेगी, तो आप जिन तर्कों के साथ आप जो बात कह रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी बहुत मजबूती के साथ हैं, तो क्या आपकी इस बात से ये कंक्लूड किया जाए या ये कंक्लूजन निकाला जाए कि जिन भी राज्यों में अगर आदिवासी आबादी है और वहाँ रूलिंग में अगर बीजेपी नहीं है तो वहाँ हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे? नहीं, ये सामान्य तौर पर तो यही बनती है बात कि अगर कांग्रेस है किसी राज्य में, कांग्रेस स्टेट है, वहाँ पे आदिवासी हैं, तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत कहने की बात नहीं। अब देखेंगे जैसे ही यहाँ पे असम में गए, कांग्रेस में बेचैनी हो गई। बिल्कुल, गौरव गोगोई है ना, गौरव गोगोई आए और उसके तमाम लीडर दौड़ कर आए। इन 2 रैलीज का रिस्पांस कितना ज़बरदस्त था। और ये बात सच है कि ये किस वोट बैंक में, किसके वोट बैंक में से अनबारी करेंगे हेमंत सोरेन वहाँ पे? कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे, कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे। इनकी अपनी पहचान जो बनेगी, कांग्रेस माने उसके पैरेलल एक ध्रुव के तौर पे उभरने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई जब आपको पहचान बनानी है तो कई बार आप लगता है कि हाँ वहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप अपने दोस्त की भी परवाह नहीं करते हैं, आप उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। अजय, कांग्रेस से ऊपर रिश्ते भले ही अच्छे हों हेमंत सोरेन के, लेकिन कांग्रेस को दबाव
में रखने के लिए भी ये जरूरी है कि हेमंत सोरेन इस तरीके का। होता क्या है कि जब आप कॉलिशन गवर्नमेंट चलाते हैं, कांग्रेस जेएमएम के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टनर है सरकार की, कांग्रेस हावी न हो सरकार पे, निर्णयों को प्रभावित न करे। और यही बात पिछली बार भी हुई कि तमाम निर्णय, तमाम उनका श्रेय जो है वो हेमंत सोरेन को गया। कांग्रेस उस हिसाब से कांग्रेस को जो कुछ भी मिला हेमंत सोरेन की वजह से मिला, क्योंकि क्रेडिट सरकार चलाने का, उसके निर्णयों का, उसके फैसलों का, ये तमाम चीज़ें जो है वो हेमंत सोरेन को माना गया। अब भी हेमंत सोरेन सरकार, लगातार वाली बात करें तो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट 2.0 जो है या 2. तो इसमें भी आप देख लें, इसमें भी अभी साल 1.5 साल हो गए, लेकिन हेमंत सोरेन की छाया से अलग कांग्रेस कोई अपनी पहचान तो बना नहीं पा रही है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी है नहीं इनकी। भले ही 4 मंत्री हो आपको, लेकिन चारों मंत्रियों में कोई, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम वो नहीं बता सकते कि हेमंत सरकार से इतर की किसी मंत्री की छाप हो उस पे, उस काम पे। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम जो पूरे प्रदेश के स्तर पर जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ फलाना मंत्री कांग्रेस के मंत्री ने। जैसे सेंट्रल की बात कर लीजिए आप, कई बार क्या होता है कि तमाम फैसले मोदी लेते हैं, तमाम काम जो है वो कोई मंत्री की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इसके बीच भी संभावना रहती है कि कोई मंत्री अपने आप को कितना, तो नितिन गडकरी का काम देख लीजिए आप, तो लगता है कि बीजेपी में अगर लोग कहते हैं कि अच्छा मोदी से अलग थोड़ा कुछ काम किसी या किसी का प्रदर्शन जो है, तो जो अपनी काम की बदौलत जाने जाते हैं नितिन गडकरी है। तो ऐसा कोई मंत्री झारखंड की गठबंधन सरकार में तो नहीं है कांग्रेस में, या कोई भी कांग्रेस के क्या जेएमएम में भी कोई नहीं है जो बता सके कि हाँ हेमंत सोरेन से अलग हमने कोई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने एक लकीर खींची है। हाँ। और गठबंधन के किसी नेता की फिलहाल वो हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत की उस लकीर को पार कर। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं असम और बंगाल की। जी। ये बात तो सही है कि झारखंड की बात जब हम करेंगे तो हेमंत सोरेन जब वहाँ पे आदिवासियों पर प्रभाव छोड़ते हैं, और दूसरे राज्यों में भी जैसे मुद्दे हैं, अब देखिए असम जैसे मुद्दे, हो सकता है मुद्दे हों, मुद्दों की कई बार क्या होता है कि आपको मुद्दों की तलाश होती है। सियासत में 2 चीज़ें आपको बढ़ाती हैं, या तो आपके पास संगठन हो या आपके पास कोई मुद्दा हो। आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का जो उभार हुआ वो किसी संगठन की बदौलत नहीं था, वो मुद्दों की बदौलत था। संगठन तो आनंद फानन में बना, कोई सुसंगठित पार्टी नहीं थी कि यहाँ की, ऐसा नहीं था कि हाँ उसके एकदम बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं या ग्रास रूट लेवल से हैं, मुद्दे थे। तो आप देखें कई बार मुद्दे जो हैं वो आपको माइलेज देते हैं। और अभी असम में एक ऐसा मुद्दा जिस पे आसानी से संगठित किया जा सकता है, एक ऐसा मुद्दा कि चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों को, जिनको वहाँ पे एसटी का दर्जा नहीं है, जिनको वहाँ की सरकार आदिवासी नहीं मानती है, उसकी अस्मिता का सवाल, उसके हक का सवाल, चाय बागानों में उसके साथ होने वाले बल्कि सदियों से शोषण जो होता रहा है उसका सवाल, इस पे संगठित तौर पे आज तक किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं दी। क्योंकि उनके लिए कोई पॉलिटिकल संभावना नहीं दिखती थी। और बात करने वाला भी कौन, तो एक उन्हीं के बीच का व्यक्ति जिससे लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, वो जाता है असम में और उस मुद्दे पे दहाड़ता है, और उसको जो समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पे उत्साहजनक बात है। और नहीं तो अनायास नहीं है कि हेमंत सोरेन ने पहली बार, आप समझिए कि 20 स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी कि हम चुनाव में जो है उतरेंगे, तो बहुत मजबूती के साथ। और मुद्दा जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि जेएमएम के इतिहास में ये पहली बार है कि झारखंड के बाहर किसी राज्य में जेएमएम मुद्दे की ही बदौलत में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत संगठन है इनका, वहाँ एक जय भारत पार्टी बनी है असम में, हाल के वर्षों में बनी है, और उसने भी इन मुद्दों पे काम करना शुरू किया था। लेकिन उसके पास लीडर नहीं था कोई ऐसा जिसकी प्रबंधन भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, प्रबंधन भी नहीं था। तो उनको लीडर कौन मिला? हेमंत सोरेन जो कम से कम खबरों में रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, और जो इस तरीके से उभर रहे हैं कि भाई आज की तारीख में, और ये सच भी है कि आज की तारीख में अगर देश में आदिवासी लीडर्स की बात करेंगे आप, तो अभी आज की तारीख में नंबर 1 गिनती जो है आप हेमंत सोरेन से आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें कोई 2 राय नहीं है। जो पहचान, सियासत, हर तरीके से बात करेंगे, अनडाउटेबली जो है वो हेमंत सोरेन से बात करनी पड़ेगी। और इन्होंने 2 चुनावों में लगातार जीत हासिल करके, इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ की जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ जो इन्होंने स्टैंड लिया, या जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जो भी कुछ चीज़ें तो परिस्थिति जन्य बनी जिसने इनको हीरो बना दिया। बीजेपी ने सोचा, चाहे जेल की यात्रा हो, चाहे कल्पना सोरेन का उभार हो,
तो डिजिटल दौर है ना, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। मीडिया आज की तारीख में डिजिटल मीडिया खबरें या हवा मौसम जो बदलता है, चाहे सियासी फिजा बदल जाएगी, तो जितनी जल्दी हमको बंगाल की हवा अभी पहुंच जाती है, असम की हवा जितनी जल्दी से हमारे पास अब पहुंच जाती है, इतनी अब से पहले किसी दौर में नहीं थी। और ये साल दर साल दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। सर, हिमंता बिस्वा शर्मा मतलब पूर्वोत्तर के शाह कहे जाते हैं। उस इलाके में जोड़ तोड़ की राजनीति हो, पार्टी को बिल्कुल तोड़ देना हो, या फिर उनके हिस्से मतलब उनकी नज़र अगर जिस भी कांग्रेसी या जिस भी गैर भाजपा नेता पर पड़ी और उनको लगा कि इनमें संभावनाएं हो, तो असीम संभावना के लिए वो पार्टी में उनको ज्वाइन करा ही लेते हैं। ये जब ये बात कह रहे हैं तो बीजेपी की पहली सूची जारी होने से पहले, कैंडिडेट की पहली सूची जारी होने से पहले उन्होंने कांग्रेसी सांसद को तोड़ लिया है। 24 घंटे पहले थोड़ा टिकट मिल गया जी, और टिकट भी मिल गया है। इसके पहले उन्होंने महज 25 दिन पहले ही उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भी तोड़ लिया और इसके बाद वो भी पार्टी में आ गए। हिमंता बिस्वा शर्मा भी खुद ऐसे ही आए थे बीजेपी में। हिमंता बिस्वा शर्मा भी कुछ ऐसे आए थे। एक ऐसे मतलब इस तरीके से हार्ड कोर पॉलिटिशियन के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बगैर किसी संगठन के सिर्फ मुद्दों के जरिए असम की सियासत में क्या रंग दिखा पाएंगे? मतलब क्या सिर्फ कल्पना सोरेन के भरोसे ये मामला होगा, या सिर्फ मुद्दा ही एक इकलौती ऐसी चिंगारी होगी जिसके तहत आग भड़क सकती है और संगठन जो है इनका खड़ा हो जाएगा, या 2-4-5 सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं? क्या होगा? नहीं, प्रभाव तो छोड़ेंगे। प्रभाव नहीं छोड़ते तो कांग्रेस को यूं बेचैनी नहीं होती। कांग्रेस को लगता है कि हम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो जिस तरीके से और गौरव गोगोई जो बड़े लीडर हैं और जिस तरीके से उभरते हुए लीडर हैं, मैंने राहुल गांधी के बाद अगर आज कांग्रेस की लीडरशिप में बात करिएगा तो 2-4-5 जिन नेताओं का आता है आज की तारीख में गौरव गोगोई का नाम आता है। और वो है भी अपनी तार्किक क्षमता से, अपने व्यक्तित्व से प्रभाव छोड़ भी रहे हैं, उभरते हुए लीडर्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो असम में उनको लेकर कांग्रेस एक संभावना देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वहाँ हेमंत सोरेन पहुँचते हैं तो नुकसान तो कांग्रेस को है। और मुझे लगता है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कि मुद्दों की बदौलत ही कितना कर लेंगे, मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो है वो ये कर लेंगे। और ये नहीं कहता कि यहाँ की बहुत सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया इन्होंने, और अगर चुनाव आते आते तक लगा कि नहीं हेमंत सोरेन वाकई प्रभाव छोड़ रहे हैं और मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो समझौते की भी बात हो सकती है। कांग्रेस हो सके कि जय भारत पार्टी को और हेमंत सोरेन की पार्टी को भी चाहे तो कोलिशन में ला सकती है अपना कुछ, भाई ठीक है चुनाव हमको हिमंता बिस्वा। तो ये बात तय है कि अगर कांग्रेस के साथ ये जुड़ गए, ये गठबंधन बन गया, या जय भारत पार्टी जो बनी है अगर वो भी आ गई कांग्रेस की छतरी के नीचे, तब आप सोचिए। तो अभी तो लग रहा है कि तत्काल तौर पे ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन तब तो हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से आके फिजा बना रहे थे यहाँ पे झारखंड चुनाव के दौरान, बीजेपी ने उनको तैयार किया था, बीजेपी ने भेजा था, और माने चुनाव तो यहाँ हेमंत बिना हिमंता था। सब लोग मानते हैं इस बात को। इससे कोई 2024 का जो चुनाव हुआ वो यही था कि हेमंत बनाम हिमंता। तो चीज़ें जो हैं राजनीति में कई बार चीज़ें याद भी रखी जाती हैं कि ठीक है तुम्हारी ताकत है, तुमको लगता है कि तुम ही बात कर सकते हो। तो अब तो हिमंता बिस्वा शर्मा को भी हेमंत जो है वो बताएंगे कि हाँ भाई कि देखो ठीक है, ऐसा नहीं। ये बात कही उन्होंने कि इनको लगता है, बीजेपी को लगता है कि राजनीति जो है यही इन्हीं को आती है, राजनीति अब हमें भी आती है। मंच पे कही। तो आप ये सोचिए कि किस मानसिकता के साथ वो, और एक रोमांटिसिज्म जो है वो, देखिए हेमंत सोरेन के लिए वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हासिल करने के लिए है, और कुछ नहीं भी होगा तो जो आप कह रहे हैं कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हेमंत का जो उभार आदिवासी लीडर के तौर पर होना है, उसमें 10-20 अंक जुड़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। आप सियासी तौर पे जो भी फायदा हो, सीटों पे आप आकलन मत कीजिए। संगठन खड़ा होगा, अगर कुछ नहीं होगा तो लोग खड़े होंगे। अरे हेमंत सोरेन का व्यक्तित्व, कम से कम व्यक्तित्व जो है वो झारखंड की सीमा से बाहर चला जाएगा ना। आप इस चीज को, उसके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, उनका जो असर है, आदिवासी लीडरशिप की जो बात हो रही है देश में कि आदिवासियों का लीडर कौन, हेमंत सोरेन
तो अगर इसी की योजना मान लें कि हाँ फिर पूरे देश में आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर हेमंत सोरेन के उभार की जो कवायद है, उसी में 10-20 मार्क्स तो ऐड हो जाएंगे कम से कम। तो हेमंत सोरेन के लिए यहाँ हासिल करने के लिए बहुत कुछ है असम चुनाव में, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सर एक सवाल जो हालांकि ये एक स्पेकुलेशन भी हो सकता है, ये एक अनुमान भी है, ये एक प्रेडिक्शन भी है, इसमें यथार्थ क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन चूंकि उड़ते उड़ते ये सवाल आया है तो हमने सोचा कि पूछ लिया जाए। कहा जा रहा है कि झारखंड में मतलब वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है और ये बीजेपी और जेएमएम के बीच की ये साझेदारी है कि भाई आप असम में चुनाव लड़िए ताकि कांग्रेस को वहाँ कमज़ोर किया जा सके, खास करके आदिवासी सीटों पर और बाकी जितनी भी सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वहाँ 19 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को तैयार किया कि आप वहाँ चुनाव लड़िए, कांग्रेस कमज़ोर हो और हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ बाकी अपने सहयोगी दलों के साथ। इसमें कितनी सच्चाई आप देख पाते हैं? क्या ये बात सच है, इसमें कुछ यथार्थ है या फिर पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो बीजेपी की जो दुश्मन नंबर 1 है आज की तारीख में भी वो कांग्रेस है। वो चाहती है कि कांग्रेस जितना कमज़ोर होगी वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। आज भी लोग कहते हैं कि भाई वो हेमंत को झारखंड तक में स्वभाव माने साझेदार मानने को तैयार है बीजेपी कि हो भाई कांग्रेस कमज़ोर हो जाए, इसी शर्त पे कांग्रेस कमज़ोर हो जाए। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो आपको लग सकता है कि एक थ्योरी जो ये आई है बाजार में, कई चर्चाएं हमने भी सुनी हैं, कई चीज़ें, ये थ्योरी आई है कि बीजेपी, लेकिन मुझे इस थ्योरी में फिलहाल दम नहीं लगता। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए ये चुनाव है और सीट 2 सीट 4 सीट से फैसला होना है और ऊंट किस करवट बैठेगा आप इस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ओवैसी जो है वो नुकसान पहुंचा देंगे कांग्रेस का तो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि असम के संदर्भ में ये बात नहीं कर सकते हैं। ये आदिवासी पूरी तरह जो है वो कांग्रेस के ही वोटर थे, ये भी आप नहीं कर सकते हैं, है ना। वो उसमें से कुछ बीजेपी के भी वोटर रहे होंगे। अभी तक आदिवासियों का कोई ऐसा संगठन वहाँ नहीं रहा कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करते रहे। ऐसा है क्या? मुझे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो भाई ऊंट जो है वो अगर उसने करवट बदली तो हिमंता बिस्वा शर्मा को भी नुकसान हो सकता है, इतना ही। और कोई भी पार्टी जो है वो अगर 1 सीट का नुकसान 2 सीट का नुकसान भी अगर हो जाए या कुछ परसेंटेज का नुकसान हो जाए या हमेशा के लिए एक स्पेस बन जाए जेएमएम के लिए कि जेएमएम एक चुनौती के तौर पे आज देखिए जो मुद्दे उठा रही है जेएमएम उठा रही है। अभी तत्काल तो ठीक है, बीजेपी भी दीर्घकालिक राजनीति करती है ना, ये चुनाव तो जीतना नहीं है सिर्फ उसको। वो हमेशा बीजेपी जो है वो शॉर्ट टर्म राजनीति करती नहीं, इस बात को आप समझते हैं। चुनाव जितना तत्कालिक, बीजेपी लॉन्ग टर्म राजनीति करनी है तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि एक और बंदा जो है वो खड़ा हो जाए यहाँ पे कि जिसकी पहचान हो, है ना। और तो हेमंत सोरेन का एक चेहरा वहाँ पे स्थापित हो जाए असम में, ये बीजेपी भला कैसे चाहेगी? ये नहीं चाहेगी। इस बात को आप समझिए। इसलिए मुझे इस थ्योरी में कतई दम नहीं लगता असम को लेकर कि बीजेपी चाहती है। तात्कालिक तौर पर हो सकता है बीजेपी को फायदा हो जाए, तात्कालिक तौर पर हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा हो जाए, माने बीजेपी को नुकसान हो जाए। क्या होगा ये कहना भी अभी बहुत जल्दबाजी होगी, मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ से बैठ के जो देख पा रहा हूँ। लेकिन बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। बीजेपी अगर किसी आदिवासी लीडर का भी उभार चाहती है तो किसका चाहेगी? अपने लीडर्स का चाहेगी। वो क्यों चाहेगी कि हेमंत सोरेन का उभार हो? मुख्यमंत्री उनके आदिवासी भी हैं। तो इस बात को भी तो समझिए, इसके भी तो खतरे हैं। आज आदिवासियों की राजनीति कर रही है बीजेपी और कितना फोकस है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का कि आदिवासियों के नाम पे तमाम तरीके की योजनाएं, या बिरसा मुंडा को लेकर जितना जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करना, जनजातीय गौरव वर्ष की घोषणा करना, द्रौपदी मुर्मू, हाँ, तो वो समझते हैं, नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि आदिवासी एक ऐसा संगठित वोट बैंक है कि अगर उनको मोबिलाइज कर लिया जाए तो न केवल किसी एक राज्य में 2 राज्य में बल्कि ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी को माइलेज देगा। तो बीजेपी भला कैसे चाहेगी कि हेमंत सोरेन एक और ऐसे लीडर जो झारखंड में ही सिर्फ आदिवासी लीडर के तौर पे पहचाने हैं, तो बीजेपी भला क्यों चाहेगी कि असम में भी खड़ा हो जाए, उनका विस्तार क्यों हो जाए? और मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस चुनाव का, असम चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, हेमंत सोरेन का विस्तार हो जाएगा। हेमंत सोरेन के व्यक्तित्व में
जो आदिवासी लीडरशिप, आज अगर हेमंत सोरेन आदिवासी लीडर के तौर पे यहाँ खड़े हैं तो असम चुनाव के बाद यहाँ खड़े होंगे। इस बात को समझिए। अब बीजेपी के रणनीति का जो बात, मामूली बात मुझे समझ में आ रही है, ये बीजेपी के रणनीतिकारों को समझ में नहीं आएगी, ये मुझे बात नहीं लगती। बीजेपी वाला क्यों खड़ा करेगी? इसलिए मुझे इस थ्योरी में, मैं कम से कम अपनी जो मेरी राजनीतिक समझदारी है, ये जो भी समझदारी है, मैं इसको खारिज करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, आपने वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के काम करने के तरीकों को देखा है। शिबू सोरेन, जब गुरुजी ने मतलब इस पार्टी का पूरा काम वही देखते थे, तब से आप लोग लगातार कवर कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने कभी इतनी क्लोजली, कभी दूसरे राज्यों में इतने संगठित होकर चुनाव लड़ते हुए, वेल प्रिपरेशन के साथ, अच्छी तैयारी के साथ आपने तैयारी करके किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ते हुए देखा है इससे पहले, या फिर ये गंभीरता आपको पहली बार नजर आ रही है, वो भी 2024 के एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनने के बाद? कैसे? पहली बार, मैं ये बात मैंने शुरुआत में थोड़ी चर्चा की थी कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से बाहर इतनी गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इसके पीछे की जो वजह है कि पहली ही रैली में जो रिस्पांस मिला इनको, तिनसुकिया की रैली में, वो बहुत ज़बरदस्त था। किसी भी नेता भीड़ को देखकर आह्लादित होता है। और हेमंत सोरेन ने पहली जो रैली की आदिवासियों की पहचान के मुद्दे पे, वो वही आप सोच लीजिए कि कैसा समर्थन मिलता है। आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी का जब उभार हुआ था तो भीड़, जो मुद्दा था है ना, लोकपाल का मुद्दा था, उस मुद्दे पे जो भीड़ उमड़ी तो लगा कि यार इस भीड़ को मोबिलाइज कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ, वो उसमें सफल रहे। तो अब हेमंत सोरेन के सामने चैलेंज है कि हम इसको कैसे मोबिलाइज कर लें, और उस दिशा में ये कोशिश करते भी दिख रहे हैं। तो पहली बार ऐसा है कि मुद्दे के ही बहाने हेमंत सोरेन असम में जा रहे हैं और पूरे दमखम के साथ जा रहे हैं। जितनी ताकत होगी इतनी ताकत लगाएंगे वो। जेएमएम के तमाम रणनीतिकार, खासतौर पे चमरा लिंडा, वहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। तो विधानसभा छोड़ के गए हैं। और वहाँ के जो आदिवासी लीडर्स हैं उनसे लगातार इनका डायलॉग हो रहा है। अच्छा, उतनी ही नहीं, इसके बाद ये जो समीकरण है कि आदिवासी और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, उन्होंने दूसरे दिन दूसरी रैली जो हुई उसमें, उस दिन उन्होंने एक इफ्तार पार्टी में भाग लिया। और इफ्तार पार्टी में भी जो हेमंत सोरेन ने, तो आप ये समझिए कि कहाँ निशाना, समीकरण कहाँ साध रहे हैं कि केवल आदिवासियों से बात नहीं बनेगी, बात है कि मुसलमानों को भी आकर्षित करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो इनके लिए, यही वजह है क्या कि एमटी राजा भी उस दल में, उस प्रतिनिधिमंडल में भेजे गए मुख्यमंत्री? हाँ बिल्कुल, चमरा लिंडा जब जा रहे हैं तो एमटी राजा भी गए, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये दोनों संभावनाएं चला रहे हैं। तो जो झारखंड का इनका फॉर्मूला है कि आदिवासी, कुर्मी, और तो कुर्मी हो सकता है वहाँ पे कितने प्रभावी हैं मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो आदिवासी और मुसलमान तो ठीक ठाक आबादी है। तो उस हिसाब से देखिए कि बात करने के मुद्दे और इनका काम करने का के लिए अवसर वो भरपूर हैं। और मुझे लगता है कि असम जो है, इसीलिए स्वाभाविक तौर पर हेमंत सोरेन का की पहली चॉइस है। बंगाल फिलहाल इनकी प्राथमिकता में नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। ये ऐसा पहली दफ़ा होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद, जैसा कि सर ने कहा कि बेहद गंभीरता के साथ दूसरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद करने को जा रहे हैं। और समीकरण है आदिवासी प्लस मुसलमान का, तो इसलिए उसी तरीके से प्रतिनिधिमंडल में भी व्यवस्था की गई है। मसलन कि चमरा लिंडा जा रहे हैं, एमटी राजा जा रहे हैं, विजय हांसदा भी शुरुआती खेप में गए थे, लेकिन फिर बाद में संसद के सत्र में उनको पार्टिसिपेट करना था तो वो वापस आए भी। स्थिति तो ऐसी थी कि सदन की कार्रवाई को छोड़कर चमरा लिंडा की उपस्थिति लगभग 13-14 दिनों तक जो है वो असम में थी। मुख्यमंत्री भी यात्रा करके हाल ही में आए हैं। इसके साथ साथ अब देखिए कि सबकी निगाहें, मुझे लगता है कि तमाम आदिवासियों की भी निगाहें अब कल्पना सोरेन पर होंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक तो अर्बन फेस हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार बातचीत की थी, और जिस तरीके से संप्रेषण की क्षमता उनमें है, जिस तरीके से वो कनेक्शन बिल्ड करती हैं, तो एक तिलिस्मिक जादू वहाँ भी देखने को मिलेगा। एक और बात है जो मैं कहना भूल गया था, आप देखेंगे कि हम असम भले ही हमारा इमीडिएट पड़ोसी राज्य नहीं है जी, लेकिन असम की राजनीति जो है वो झारखंड को प्रभावित करती रही है पहले भी।
यहाँ आजसू का गठन हुआ था कि एक स्टूडेंट का यूनियन बने। ये पता है कहाँ से प्रेरित हुआ था? ये असम से आजसू, जो वहाँ ऑल इंडिया ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो था, उससे प्रभावित होकर यहाँ आजसू बना था। और आजसू शुरुआत में जेएमएम का ही धड़ा था वो, है ना, जेएमएम छात्र विंग था, तो उससे डेवलप हुआ, बाद में आजसू। तो आप सोचिए कि असम जो है उसके मतलब वहाँ की आबो हवा जो है, सियासी आबो हवा, वो झारखंड को पहले भी प्रभावित करती रही है, तो झारखंड की भी आबो हवा जो है वहाँ प्रभावित करेगी। इस चीज़ को भी आप समझिए। तो ये कई वर्षों बाद जो है ये लग रहा है कि हाँ, कि जो पैटर्न असम से इन्होंने अपनाया था, अब झारखंड का पैटर्न जो है वो असम में लागू करने की बारी है हेमंत सोरेन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होता है जब आप पीपल से बात करते हैं तो खूब सारी बातें इतिहास के झरोखों से भी सामने आती हैं। तो यही बात हुई कि आजसू का नामांकन भी जो है वहीं से, यानी कि असम से ही उठकर आया था। उसकी भी अपनी कहानी है, इस पर कभी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने आज पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है, इस पर बहुत गंभीरता से विस्तारपूर्वक बातचीत की। शंभुनाथ सर ने एक पॉइंटर्स रखे। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्या संभावनाएं हैं, वहाँ क्या कुछ हो सकता है। सीट ना भी जीते, संगठन ना भी खड़ा हुआ, फिर भी इमेज को लेके क्या बातें हो सकती हैं, या उनकी इमेज को लेके क्या ग्रोथ हो सकता है, व्यक्तित्व को लेके क्या बड़ा बदलाव हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में, उनके ऑरा में क्या बदलाव हो सकता है, इसको लेके हमने विस्तारपूर्वक बातचीत की है। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, मुझे लगता है कि आई ही है। तो आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह के बिल्कुल गहनतापूर्ण विश्लेषण आपको द फोर्थ पिलर पर हर शाम आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप द फोर्थ पिलर को अब तक फॉलो ना किया हो तो तुरंत फॉलो कीजिए। कॉल टू एक्शन तुरंत फॉलो कर लेना है, बाकी वीडियो को शेयर करना है। और शंभुनाथ सर से हम लगातार इस तरह के मसलों पर बातचीत करते रहेंगे। तमाम मुद्दों पर बेहद पारखी नज़र के साथ बिंदुवार तरीके से आप तक बात पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अध्यक्ष शंभुनाथ सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।